नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। देखते रहिए जाएगा जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट ईएसी प्रीलिम्स एंड कोई भी स्टेट पीएसएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज सर्वे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके मैं हूं फिर से हाजिर। देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्त आज का इस एपिसोड, जहां पे पहले प्रॉब्लम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वो यही है कि द वर्टिकल एंगल्स टू वेन्स फिक्स्ड एट 1 मीटर एंड 3 मीटर above the foot of the staff held vertically at station Q were 2 डिग्री 48 मिनट एंड 5 डिग्री 0 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब Q एक पॉइंट है दोस्त जहां पे आप एक स्टाफ को रखे हो और स्टाफ के कुछ रीडिंग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो पूछा गया कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड RL ऑफ Q रिस्पेक्टिवली इफ द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज 203.51 मीटर। ये दोनों मतलब दोनों आंसर मांगा है दोस्त। एक तो मांगा है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, क्यू तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टेशन से, और दूसरा चीज मांगा है क्या कि क्यू जो पॉइंट है उसका आरएल कितना है, मतलब जहां पे आप स्टाफ को रखे हो। सो दिस टू आर द बेसिकली क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। अगेन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग इट, कैसे आप इसको फिगर बना रहे हो। जैसे फिगर बन जाएगा तुरंत हो जाएगा प्रॉब्लम। कहानी को पहले समझते हैं। बोला क्या है कि ऐसे एक पॉइंट पे आप एक टैक्योमेट्रिक सर्वे का प्रॉब्लम है, आप लोग समझ पाए होंगे क्योंकि टैक्योमीटर आप लोग जानते हो कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से आप नॉर्मली क्या करते हो कि किसी पॉइंट का आरएल वगैरह जो है, वर्टिकल जो भी डिस्टेंसेस है, ये सब नाप लेते हो। लेकिन टैक्योमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट है जिसके मदद से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस भी नाप सकते हो। यही है बस कहानी। तो यहां पे एक टैक्योमीटर जो है वो लगा हुआ है, और आप एक स्टाफ को प्लेस किए हो यहां पे। देखो ये प्रॉब्लम ना आपको लग सकता है कि भैया बहुत कुछ कठिन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं ये प्रॉब्लम जैसे मैं फिगर को बना लूंगा ना, दिस इज नथिंग बड़ा हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ऑफ स्टडी यानी उससे क्लास 10th 11th स्टैंडर्ड, 10th में ही शायद आप लोग पढ़े होंगे, 9th स्टैंडर्ड में। बस वही कहानी है, देखते जाओ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पॉइंट जो है इसका नाम है क्यू, जहां पे आपने स्टाफ को प्लेस किया। कौन सा पॉइंट है? दिस वन। इस पॉइंट का नाम है क्यू, ये वाला पॉइंट। इसी के बारे में ये लोग पूछे कि भैया इसका जो आरएल है वो कितना है। बढ़िया है। और क्या, और आपको बोला है कि इसके जो दो वेन्स फिट किया हुआ है। आप लोग जानते हो कि स्टाफ जो भी रीडिंग है टैक्योमीटर के लिए जो आप स्टाफ यूज करते हो, तो टैक्योमेट्रिक सर्वे में बेसिकली वहां पे आपको टोटल 3 रीडिंग मिलता है। टोटल 3 रीडिंग मिलता है। जो बीच वाला रीडिंग है उससे आपको आरएल की डिटेल मिल जाती है, और जो बाकी फर्स्ट और थर्ड वाला जो रीडिंग है, ऊपर का और नीचे का जो रीडिंग है, इन दोनों से आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस का कुछ पता लगता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो बेसिकली वो बोला है क्या कि इसका जो ऊपर वाला वेन है वो कितना एंगल में गया है? 5 डिग्री आई थिंक। क्या इट हैज गॉट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। और जो नीचे वाला वेन है इसका, इनका एंगल गया है कुछ 2 डिग्री 48 मिनट के आसपास, 2 डिग्री 48 मिनट के आसपास। तो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, ये जो एंगल है दोस्त, कौन सा एंगल, दिस रेड वन से जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला एंगल उन्होंने बोला 2 डिग्री 48 मिनट। और जो उन्होंने दूसरा एंगल के बारे में बात की वो है क्या, ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये एंगल उन्होंने बोला क्या 5 डिग्री। और क्या बोला उन्होंने, देखो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द veins fixed at 1 meter and 3 meter, the vertical angles to veins fixed at 1 meter और 3 meter। तो बेसिकली 1 मीटर और 3 मीटर ये दोनों लेवल पे कुछ वेन्स टाइप ऑफ फिट किया हुआ है।
और इस वेन्स को आप साइड कर रहे हो किसके मदद से, ये थियोडोलाइट, ये टैक्योमीटर। तो इसके मदद से एक बार 1 मीटर लेवल पे जो वेन है उसको साइड के, तो 2 डिग्री 48 मिनट एंगल आया, फिर दूसरी बार 5 डिग्री एंगल आया। आपको पूछा गया भैया दो चीज, एक तो पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल डी, ये कितना है, और दूसरा पूछा कि ये जो पॉइंट है इसका आरएल वगैरह कुछ। और एक चीज गिवन है आपका कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन आप जानते हो कौन सा लाइन को बोलते हैं, दिस वन। ये वाले जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है इसका आरएल आपको बता दिया कुछ 203 पॉइंट मीटर है इसका आरएल, ये बता दिया। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द आरएल ऑफ दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट का आरएल और ये डिस्टेंस। नाउ दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। देखना पहली बात तो ये है कि देखो आपको दो ट्रायंगल देख पा रहे या नहीं, ये रेड वाला एक ट्रायंगल देख पा रहे हो, ये वाला ट्रायंगल दोस्त। सो यू आर गेटिंग इट समथिंग लाइक, इस ट्रायंगल से अगर मैं टैन की बात करूं दोस्त, तो इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यू डोंट नो दिस डिस्टेंस राइट, इसको कुछ मान लो से v मान लो, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, ये कौन सा डिस्टेंस है 1 मीटर लेवल से लाइन ऑफ कॉलिमेशन का। ये ऐसे 1 मीटर कहां से कहां तक है, ये जमीन से, ये ग्राउंड लेवल है, ये ब्लैक वाला जो लाइन जमीन से यहां तक का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब ये वाला जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन से 1 मीटर तक की जो वेन है उसकी डिस्टेंस यू डोंट नो, ठीक है, यू हैव कंसीडर्ड से v, तो इट इज सिंपली v बाई डी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये वाले ट्रायंगल से आप देख पा रहे हो, ये वाले ट्रायंगल से, ये रेड फिर ये परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो दोस्त कि इट्स v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो d tan 2 डिग्री 48 मिनट, यू कैन राइट इट। सिमिलरली देखना आप लिख सकते हो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है देखो, जो ब्लैक से बना हुआ है, 3 मीटर स्टाफ जहां पे है, स्टाफ को थोड़ा और बड़ा कर देते, हो सकता है कि उससे बड़ा स्टाफ है, ठीक है, 3 मीटर लेवल पे एक वेन फीड किया हुआ जिसको आप साइड किए हो। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, 3 मीटर स्टाफ, 3 मीटर में लगा हुआ वेन और ये थियोडोलाइट, तो ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल देखो बन रहा है, उसमें से भी आप सिमिलरली लिख सकते हो। देखना सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो दोस्त कि दिस v प्लस 2 इज इक्वल टू tan 5 डिग्री। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो यहां तक का डिस्टेंस क्या है v राइट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूं v प्लस 2 इज इक्वल टू d tan 5 डिग्री। सेम एकदम है, tan 5 डिग्री बताओ, ये बड़ा ट्रायंगल है, tan 5 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या आया है v प्लस 2, v कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से 1 मीटर तक, 1 मीटर वे जो स्टाफ है, वेन है, उस तक की दूरी है v, और फिर 3 मीटर तक की दूरी कितना है प्लस 2, 1 से 3 मीटर। तो ये है कुल मिला के कहानी। अभी आपको यहां से फाइंड आउट क्या करना है, पहले फाइंड आउट कर लो आप v। जैसे ही आपको v मिल जाएगा फिर तुरंत d मिल जाएगा, फिर आपको ये RL ऑफ Q भी मिल जाएगा। देखो कैसे, v इज इक्वल टू आपने लिखा क्या d tan 2 डिग्री 48 मिनट, तो लिख दो आप, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ v हियर इन द नेक्स्ट इक्वेशन। तो d tan 2 डिग्री 48 मिनट प्लस 2 इज इक्वल टू d tan 5 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जा रहा है d का एक वैल्यू, यहां से आपको मिल जाएगा क्या d का एक वैल्यू मिल जाएगा। आपको कितना आएगा d का वैल्यू, कितना आएगा खुद चेक कर लो, चलो चेक करते हैं हम साथ में, जो कि आने वाला है 51.84 के आसपास। आप देख ही पा रहे हो 51.84 मीटर, 51.84 मीटर। सो ये आपका आ गया दोस्त d, लेकिन वन ऑफ द आंसर्स आ गया। आपका दूसरा आंसर जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, ये जो पॉइंट Q है जहां पे आप स्टाफ को रखे हो, इसका RL। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं, ये लिखना RL ऑफ Q इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं कि RL ऑफ द कॉलिमेशन, RL ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस v। आप v ऊपर गए तो आप इस वाले लेवल पे पहुंचे -1, तो फिर आप Q पे आ गए,
तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 203.1 प्लस वी। वी आपको कहां से मिल जाएगा, वी आपको कहां से मिल जाएगा, डी का वैल्यू ऑलरेडी है, तो डी का वैल्यू यहां पे पुट करो tan 2 डिग्री 48 मिनट, तो आपको वी का वैल्यू मिल गया। जैसे वी का वैल्यू मिल गया यहां पे पुट कर दो, फिर -1 लगा दो, तो टोटल जो आंसर निकल के आएगा आपका v का वैल्यू जो मेरे ख्याल से आ रहा है 2.535 के पास आ रहा है। देखना v का वैल्यू जो है वो कुछ आपका 2.535 मीटर के आसपास आने वाला है। तो जस्ट पुट दैट वैल्यू ओवर हियर एंड 5 मीटर के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग जानते हो क्या करना है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो। तो दिस इज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बेसिकली कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, बस फिगर बनना चाहिए। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट अ सर्वे लाइन BAC क्रॉसेस अ रिवर। अच्छा, तो सर्वे लाइन बोला है क्या कि BAC क्रॉसेस अ रिवर A and C being on the near and distant banks respectively। नदी के किनारे में। अच्छा, स्टैंडिंग एट D, point A is located at a perpendicular on BAC। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर 50 मीटर फ्रॉम D, the bearing of C and B are found to be 320 and 230 degrees respectively। If AB is equal to 25 meter, then what is the width of the river? ये बोला है क्वेश्चन में। तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग द फिगर। फिगर बना लो। अगेन इट्स नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सर्वे का दोस्त मजा यही है, फिगर बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है चलिए देखते हैं। बोला है कि दोस्त ऐसे एक नदी है, भावना में मत खो जा दोस्त, ये नदी बस बनाने में लग जाओ खतरनाक सा। तो ये बन गया आपका नदी, ठीक है, पता है मुझे, ठीक है ओके। अभी क्या बोला है कि नदी के, आप मानो इधर से मेजर कर रहे हो, तो नियर और डिस्टेंट, ये जो लाइन है ये BAC कुछ लाइन के बारे में उन्होंने बोला है, और नदी के इस पार जो है गुरु ये है A। अब बोला है क्या क्वेश्चन में, और बोला देखो AB, ये जो डिस्टेंस है AB, ये डिस्टेंस है आपका 25 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 25 मीटर, ठीक है। नदी का जो विड्थ है वो आपको पूछा है। सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, AC पूछा है आपको। दूसरी बात क्या बोला है कि ये D एक पॉइंट है जहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। D एक पॉइंट है जहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कहां पे, BAC लाइन के ऊपर A पॉइंट पे। इसके मतलब परपेंडिकुलर इज दिस वन, राइट। ये है आपका परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का लेंथ तुमने कितना बताया भैया, कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ है कुछ 50 मीटर, 50 मीटर है कुछ इसका लेंथ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इन लोगों ने देखो क्या बोला है कि D से आप एक बार भैया ये C पॉइंट जो है इसको साइड करते हो, और एक बार आप ये B पॉइंट को भी साइड करते हो। तो जब तुम C पॉइंट को साइड करते हो तो जो बियरिंग आता है उसका वो कुछ आता है 320 डिग्री, 320 डिग्री। समझ पा रहे हो आप, 320 डिग्री, बिकॉज इट्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। 320 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो आपका दूसरा पॉइंट है जो आप देख पा रहे हो वो कौन सा पॉइंट है आपका, जो कि ये 20 डिग्री, 230 डिग्री दिया हुआ है। सो दिस वैल्यू इज बेसिकली 230 डिग्री एंड योर दिस वैल्यू जो रेड वाला वैल्यू है वो है आपका 320 डिग्री। तो ये है कुल मिला के कहानी क्वेश्चन का, ठीक है। अभी आपको पूछा गया या AC लेंथ, तो AC लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन से ट्रायंगल की मदद लेना है पहले ये बताओ। ट्रायंगल DAC देख पा रहे हो। इस ट्रायंगल में अगर एक साइड आपको इस ट्रायंगल का पता है, कौन सा बताओ, AD जो लेंथ है वो आपको पता है 50 मीटर, ठीक है। अच्छा,
ये लेंथ आपको पता है, तो अगर मानो आपको ये जो एंगल है, ये एंगल अगर आपको पता चल जाता है किसी तरीके से, सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एसी, राइट? tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस एसी अपॉन दिस एडी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर आपको मानो ये 50 मीटर वाला कहानी मिल गया ऑलरेडी, ये बस ब्लू से जो मैंने मार्क किया ये एंगल अगर आप किसी तरीके से फाइंड कर लेते हो तो खत्म, कहानी हो जाएगा। अच्छा, तो एक और बात यहां पे, ये टोटल एंगल कितना है जरा मुझे बताओ। ये जो टोटल एंगल है ये कितना है? ये जो एंगल है ये 230, राइट? और ये जो एंगल है ये 320। तो ये टोटल जो ब्लू वाला एंगल है वो कितना होगा? 320 माइनस 230। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये कौन सा एंगल है दोस्त? सी डी बी, एंगल सी डी बी। 320 है पूरा, मतलब यहां तक, ठीक है? और देखो 230 है ब्लू वाला यहां तक, तो बाकी जो एंगल बचेगा दैट इज योर एंगल, इंटरनल एंगल सी डी बी। ये है एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब मानो तुम ये जो एंगल है दोस्त, ये वाला जो एंगल है इसको तुम थीटा मान रहे हो। कौन सा एंगल को तुम थीटा मान रहे हो? थीटा से है आपका एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी जो है इसको आप मान लिए हो क्या? थीटा। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको अगर आप थीटा मानते हो तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल, जिसके लिए आप इतना झंझट कर रहे हो, वो एंगल कौन सा है दोस्त? दैट एंगल इज योर एंगल सी डी ए। सी डी ए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों एंगल मिला के कितना? 90। इतना है क्या? थीटा। तो बाकी एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? तो ये एंगल सी डी ए जो है, जो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली, दैट इज 90 माइनस थीटा। समझ में आया? तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। पहले मैं ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के बारे में बोल रहा हूं? ए डी बी। इसको जरा देखना, ट्रायंगल ए डी बी। इससे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बाई ए डी लिख सकता हूं मैं। ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए बी 25, ए डी कितना है? 50। तो ये tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? हाफ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका? हाफ। रख दो इसको, थीटा बीटा नहीं निकालना। अच्छा, अभी दूसरे ट्रायंगल की तरफ जाओ। कौन सा ट्रायंगल जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो दोस्त? ट्रायंगल डी ए सी। अब इस ट्रायंगल से देखो मैं क्या लिख सकता हूं? tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? आपको फाइंड आउट क्या करना है? समझ में आया ना? एसी। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? एसी। एसी कितना? ये है आपका क्वेश्चन। एसी निकालने के लिए आपको एक ऐसा इक्वेशन इन्वॉल्व करना है जहां पे एसी है। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर इस एंगल, ये है आपका 90 माइनस थीटा वाला एंगल। समझ में आया ना? ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल है 90, तो ये जो एंगल है tan 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एसी बाई एडी। एसी क्या? एसी का वैल्यू आपको नहीं पता, एडी का वैल्यू लेकिन आपको पता है ना दोस्त? एडी का वैल्यू है 50। एसी का वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन एडी का वैल्यू तो आपको पता है। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा को दोस्त आप क्या लिखते हो? tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखते हो दोस्त? मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा मिटा रहा हूं कि आप लोग आई थिंक समझ पा रहे हो। बोर्ड में स्पेस नहीं होता ज़्यादा, तो अगर आप लोग कॉपी नहीं किए हो तो एक बार रिवाइंड करके जरूर कॉपी कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नहीं तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे देखना जरा, आप tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हो? cot थीटा। और cot थीटा कितना होता है दोस्त? tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। आपको पता है ना, 1/tan थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, हाफ। तो cot थीटा कितना होगा? 2, दैट इज AC बाई 50। तो यहाँ पे AC कितना हो गया दोस्त? 100 मीटर। 100 मीटर। समझ में आया? बताओ, यही तो आपको फाइंड आउट करना था ना कि रिवर का जो विड्थ है AC, ये AC का लेंथ जो है, विड्थ जो है AC, व्हाट इज दिस? दैट इज योर 100 मीटर। ऑल्दो ये लग नहीं रहा है फिगर से क्योंकि ये 25 मीटर है और ये, समझ पा रहे हो आई गेस, बट स्टिल दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ इट शुड बी परफॉर्म्ड। आया समझ में? क्लियर हो गया दोस्त? नहीं होगा तो क्या करना आपको पता ही है। तो दोस्त चलेगा,
अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक चीज दोस्त समझना कि ये तो सर्वे का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर देना और पार्ट 1 में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस किए हैं उसके बारे में देख लेना अभी, ठीक है। और पार्ट 1 के एंड में मैंने क्वेश्चन दिया था, और भैया क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट में लिखा करो, मेरे को मैसेज में क्यों भेज रहे हो। हाँ, कमेंट में वहां पे लिखा करो कि भैया क्या आंसर आया। मैसेज कितना मैसेज चेक करूंगा मैं, बताओ। सबका आंसर चेक करते रहूंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। तो बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रॉब्लम की तरफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है तो कि इफ द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर कर्व, if the length of long chord of a circular curve equals to the length of its tangent, then what is the angle of intersection। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कर्व रिलेटेड। चलते हैं देखते हैं क्या कहानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स की लेंथ और लॉन्ग कॉर्ड चीज क्या है और लेंथ ऑफ टैंजेंट भी क्या है। एक बार अगेन फिगर आपको पता है तो कुछ नहीं। जब भी आप एक सर्कुलर कर्व ड्रॉ करते हो, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स एलिमेंट्स अ लिटिल बिट। तो ये जो उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है बेसिकली, से दिस पॉइंट इज T1, दिस इज T2, दिस इज P, this is A, this is B। तो आप लोगों को पता है कि पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। यू नो, आई थिंक दिस थिंग्स दैट दिस इज डेल्टा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा, दिस इज अल्फा। इस सभी का नाम बता रहा हूं आपको। आपको बोला गया है कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड मतलब T1 T2, जो स्ट्रेट लाइन वाला T1 T2, इसका नाम दे दो कुछ, T1 D T2 दे दो, T1 D T2। ये जो स्ट्रेट लाइन है दोस्त, इसका लेंथ आपको किसके बराबर है, ना कि ये T1 P, कोई भी एक टैंजेंट के बराबर। आप लोग जानते हैं सर्कुलर कर्व है तो ये दोनों टैंजेंट जो है वो दोनों बराबर होगा। तो ये जो लेंथ है सर्कुलर कर्व के, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसका लेंथ किसके बराबर है, उसके एक टेंजेंट के बराबर है। आप लोग जानते होंगे बेसिक फॉर्मूला लेवल क्वेश्चन है, सिर्फ एक जगह के बाद एक जगह पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, वो कौन सी जगह बता रहा हूं। सो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर कर्व, आप लोग जानते हो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर कर्व कितना होता है, 2r साइन डेल्टा बाई 2। ये आई थिंक एवरीवन नोज। अगर नहीं जानते हो तो यहां से भी आप देख पा रहे हो, ये है r, ये है डेल्टा बाई 2। तो इतना आपका कितना होगा दोस्त, r साइन डेल्टा बाई 2। ये अगर r है, ये डेल्टा बाई 2 है, और इधर भी r साइन डेल्टा बाई 2, दोनों मिलकर कितना हो गया, 2r साइन डेल्टा बाई 2 है। और T1P जो है, T1P इसका ये क्या है, टैंजेंट, तो इसका लेंथ कितना होता है, r tan डेल्टा बाई 2। एक बात याद रखना, टैंजेंट का लेंथ है tan से शुरू, ठीक है ना, टैंजेंट का लेंथ में tan, ठीक है। तो r tan डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब ये जो केस है r tan डेल्टा बाई 2, ये कहां से आपको मिलता है, देखो T1P और इसका कुछ नाम दे दो O, T1PO। ये ट्रायंगल को देखो, ये है 90 डिग्री वाला साइड, ठीक है। ये आपका डेल्टा बाई 2, यहां से tan डेल्टा बाई 2 करो, tan डेल्टा बाई 2 परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस का लेंथ है r, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r tan डेल्टा बाई 2। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहां से हमको क्या मिलता है, देखो इसके बाद दोस्त हम यहां पे लिख रहे हैं tan डेल्टा बाई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, tan डेल्टा बाई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट tan डेल्टा बाई 2 एज साइन डेल्टा बाई 2 बाई कॉस डेल्टा बाई 2। तो साइन डेल्टा बाई 2 साइन डेल्टा बाई 2 कट गया, यहां से आपको मिल गया क्या कि कॉस डेल्टा बाई 2 जो है उसका लेंथ है हाफ, r 0 के बराबर ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, तो कॉस डेल्टा बाई 2 है हाफ। यहां से आपको मिलता है डेल्टा बाई 2 है, सॉरी ये है 60 डिग्री, और डेल्टा जो है वो आपको मिलता है 120 डिग्री। आप ये आंसर देते हो और खुश होके घर वापस आ जाते हो, लेके क्या,
एक 0 या फिर -1.33 या फिर -2.67, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान रखना दोस्त, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को आप डेल्टा बोलते हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, जो आप अल्फा से डिनोट करते हो। और अब फिगर को देख के समझ में आया होगा कि अल्फा प्लस डेल्टा है 180 डिग्री। अल्फा प्लस डेल्टा इज 180 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा इज 180 माइनस डेल्टा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आया? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। ये वाला आंसर नहीं है। आया समझ में? क्योंकि ये पूछा ही नहीं है भैया। आपको तो पूछा है अल्फा, आप दूसरा आंसर क्यों दे रहे हो? समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं आया होगा तो आप लोग जानते हो क्या करना है। बढ़ते हम अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये हम लोगों की आखिरी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अगेन पिछली वीडियो की तरह आप लोगों के लिए टास्क रहेगा और उसके आंसर्स आप करोगे, करके मुझे कमेंट पे बताओगे, ठीक है? कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम। 3000 मीटर लॉन्ग line lying at an elevation of 450 meter measures 10 centimeter on a vertical photograph. The focal length of the camera is 21 centimeter. The scale of the photograph for the area having an elevation of 1000 meter will be कितना? ये है कुल मिला के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पहली बात तो आप समझ गए होंगे आई थिंक एवरीवन दैट ये जो क्वेश्चन है फोटोग्रामेट्री से है। तो फोटोग्रामेट्री का क्वेश्चन में आप लोग, मैं 2 ही 3 चीजें पढ़ाता हूँ फोटोग्रामेट्री में, जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। स्केल ऑफ द फोटोग्राफ का जो एक्सप्रेशन है, आई थिंक यू नो दिस। स्केल ऑफ द फोटोग्राफ का एक्सप्रेशन है S इज इक्वल टू F बाई H माइनस H एवरेज। यहाँ पे जो टर्म्स है आई थिंक यू नो। S इज स्केल, F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, जिस कैमरा से फोटो ले रहे हो। कैपिटल H इज द फ्लाइंग हाइट, जिस हाइट से प्लेन उड़ रहा है, जहां से आप फोटो ले रहे हो, सिंपल सी बात है। और स्मॉल h एवरेज क्या है? ये है एवरेज RL और एवरेज एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। आप जो ग्राउंड के फोटो ऊपर से ले रहे हो, जो टोपोग्राफी का फीचर्स के फोटो आप ले रहे हो ऊपर से, उसके जो एवरेज एलिवेशन है वो है आपका एच एवरेज। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि एक 3000 मीटर लाइन था जो कि 450 मीटर की एलिवेशन पे था, ठीक है? और वो फोटो में आपको 10 सेंटीमीटर दिखा। इसका मतलब आपको तो भैया स्केल पता चल गया ना। स्केल का 2 डेफिनेशन है। एक तो जनरल डेफिनेशन, वो आप हवा में जाओ, पानी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्केल मतलब है भैया मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, या फिर फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये तो नहीं बदल रहा है कहीं पे भी। दैट इज द फोटोग्राफिक डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, PD अपॉन ग्राउंड। ये तो कहीं नहीं बदल रहा है दोस्त। समझ में आ रहा है? तो आपको स्केल इन अ वे पता चल गया। समझ में आ रहा है? आपको पूछा है कि अगर मानो एक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का फोटो आप ले रहे हो, जो चीज का एवरेज एलिवेशन है 1000 मीटर। मानो कोई पहाड़ी इलाका है, 1000 मीटर उस जगह का एवरेज एलिवेशन है, उस जगह का फोटो ले रहे हो ऊपर से, तो उस जगह के लिए आपका जो स्केल होगा वो क्या होगा? आप देख पा तो समझ पा रहे हो ना कि स्केल इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ द फ्लाइंग हाइट, किस हाइट से आप उड़ रहे हो, और किस हाइट का फोटो आप ले रहे हो। दोनों ही चीज पे दोस्त डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आइए देखते हैं इसमें आप क्या क्या चीज जानते हो। फोकल लेंथ जानते हो क्या? 21 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको मैंने मीटर में बदल लिया। H जानते हो? फ्लाइंग हाइट किस हाइट से उड़ रहा है? नहीं जानते हो। H एवरेज 450 मीटर। 450 मीटर में वो लाइन था ना, 3000 मीटर वाला लाइन, जिसका कुछ लेंथ आया आपका 10 सेंटीमीटर के करीब। और ये जो ग्राउंड डिस्टेंस है ये था कुछ 3000 मीटर के करीब। तो यहां से आपका जो H का वैल्यू निकल के आएगा वो मेरे हिसाब से आना चाहिए 63006750 मीटर। एक बार चेक कर लेना दोस्त,
ठीक है, 6750 मीटर के आसपास ये आना चाहिए। कौन सा हाइट है? जिस हाइट से आप चला रहे हो गुरु एरोप्लेन को। लेकिन अभी आपको पूछा गया है कि कोई ऐसे एक फीचर जो 1000 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, उसके लिए स्केल में कोई वेरिएशन आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज बदल रहा है। बाकी दोनों चीज तो भैया फिक्स है, लेकिन ये चीज बदल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ऑन दैट ओकेशन, जबकि फ्लाइंग हाइट जो है वो बदल के 1000 मीटर हो जा रहे, सो ऑन दैट ओकेशन दिस थिंग विल ऑल्सो चेंज। F/h अपॉन ये हो जाएगा 1000। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप 1000 मीटर एलिवेशन वाला कोई जगह का फोटो ले रहे हो। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। दैट इज 21 माइनस इंटू 10⁻²। किसकी बात हो रहा है दोस्त? ये आप जब कैमरा, जो कैमरा से लिए हो फोटो, उसका जो फोकल लेंथ है, अच्छा ये है 6750 माइनस 1000। तो ये आपका जो कुछ निकल के आएगा वो 1 इन समथिंग में आना। तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक आई थिंक 21/575000 ऐसे कुछ आने वाला है। लेकिन आपको आंसर देना है गुरु इन टर्म्स ऑफ 1 इन समथिंग, राइट? तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा, कुछ कैलकुलेशन करना, 1 अपॉन कुछ 27380। ये वाला जो ऑप्शन है इसके आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। 1/27380 इसके आसपास ही कुछ आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मैं शुरू किया था दोस्त यहाँ से, इसके बाद मैं ऊपर गया, फिर मैं और ऊपर गया। आया समझ में? चलो दोस्तों, ये था आज के लिए कहानी। कुल मिला के इसका एप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे कि फोटोग्रामेट्री मतलब इस स्केल वेल का एप्लीकेशन क्या है। बहुत आसान सा चीज़ है दोस्त। एक फोटो देखो आप, एक फोटो को अगर आप देख रहे हो, फोटो को देख के आप बता दे रहे हो कि या ग्राउंड में जो भी फीचर्स है उसका लेंथ वगैरह कितना है, क्योंकि आपको स्केल पता है ना? मानो ये स्केल आपको मिला है 1/27380। इसका मतलब क्या? अगर मानो फोटो में कोई भी एक पर्टिकुलर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो वो जब ग्राउंड पे देखोगे दैट इज योर 273.8 मीटर के आसपास हो जाएगा। आसान है दोस्त, फोटो खींचो, बस सब जान जाओ दोस्त। तो दोस्त ये है कहानी। ये रहा आज के लिए आपका प्रॉब्लम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर अगेन अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस और कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस आने वाला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी प्रीलिम्स एंड पीएससीज। तो लाइक करना वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। गुड बाय दोस्त, स्टे सेफ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।